बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का तीसरा चैप्टर ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यान दें, सबसे पहले आपको पाठ के अंत में यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर से याद करें। और इसमें पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। और किसके जोड़े बनाएंगे बच्चों? आप बनाएंगे इनके जोड़े। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न में सबसे पहले क्या लिखा है? रैयत, फिर महाल, फिर निज, फिर रैयती। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्राम समूह, किसान, रैयतों की जमीन पर खेती और बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती। इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? इनको सुमेल करेंगे आप, इन्हें मिलाएंगे आपस में। आप समझ गए ना? जो ये चार यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको इनके साथ आप मिलाएंगे। तो यहाँ पर कैसे मिलाएंगे आप? उत्तर में देख सकते हैं बच्चों, ये है आपका उत्तर। और यहाँ पर रैयत के साथ लिखेंगे आप किसान, महाल के साथ लिखेंगे ग्राम समूह, और निज के साथ बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती, और रैयत के साथ रैयतों की जमीन पर खेती। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर यह है आपका दूसरा प्रश्न। और यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान भरें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये है आपके रिक्त स्थान। कै वाले में लिखा है यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को, और फिर यहाँ पर आप भरेंगे कुछ से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। उत्तर में क्या लिखेंगे आप? वहाँ पर क्या भरेंगे? नील। उत्तर लिखेंगे नील। यहाँ पर लिखेंगे आप नील। और इसके बाद देख सकते हैं आप ख वाला है यहाँ पर, 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग और के कारण बढ़ने लगी। तो किसके कारण बढ़ने लगी? आप यहाँ पर लिखेंगे औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ने लगी। इसके बाद गै वाला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दें आप। यह है गै वाला। यहाँ पर आपके लिए लिखने के लिए लिखा है कि खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। उत्तर में लिखेंगे कृत्रिम रंग। क्या लिखेंगे आप? कृत्रिम रंग। इसके बाद बच्चों अगला है यहाँ पर घ वाला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन। और यहाँ पर आप जो है खाली जगह पे भरेंगे के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? नील बागान मालिकों के खिलाफ। ये लिखेंगे आप उत्तर में। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों, ये है आपका दूसरा प्रश्न। और इस प्रकार से आप इनके बीच बीच में जैसे आप यहाँ पर उत्तर देख रहे हैं इसे भरेंगे। इसके बाद बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, आइए विचार करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। और क्या वर्णन करेंगे आप? उत्तर लिखेंगे स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थापित अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। क्या लिखेंगे उत्तर में? अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। और यहाँ पर लिखेंगे आप पॉइंट बनाकर, नंबर 1, राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा कर कंपनी के पास जमा कराने का काम दिया गया। इसके बाद अगला लिखेंगे, जमीनों की राजस्व राशि अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई। चौथा, किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए। वे अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे। तो इस प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। ये था आपका तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों ये है आपका चौथा प्रश्न। और यहाँ पर पूछा गया है, महालवारी व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? उत्तर में लिखेंगे आप। उत्तर क्या लिखेंगे? महालवारी व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त में भिन्नता। महालवारी व्यवस्था सबसे पहले लिखेंगे आप महालवारी व्यवस्था, ये हेडिंग डालकर लिखेंगे आप। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, बंगाल रेजिडेंसी के उत्तर पश्चिमी के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था 1822 यानी कि 1822 में तैयार की। इस व्यवस्था के अनुसार, और फिर पॉइंट बनाएंगे आप, नंबर 1, गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल जिसे कह सकते हैं से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। इस प्रकार से आप लिखेंगे पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दें। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस राजस्व को स्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन का प्रावधान किया गया। और इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे आप, राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार के स्थान पर गांव के मुखिया को दिया गया। इस प्रकार से आप इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। देख लेना आप यहाँ पर, यह है आपका चौथा प्रश्न और ये है इसका उत्तर। इसके बाद बच्चों आगे देख लेते हैं, यहाँ पर पांचवा प्रश्न है और उसका उत्तर देखते हैं।
इससे पहले यहाँ पर जो है चौथे प्रश्न में कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर आगे क्या लिखना है आपको, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। और यहाँ पर जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या लिखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में यह व्यवस्था लागू की। और क्या व्यवस्था थी वो, नंबर 1, राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई, खेत के हिसाब से राजस्व निश्चित नहीं किया गया। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, जमीनों की राजस्व राशि स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई, इस राशि के संशोधन का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदारों को दिया गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका चौथे प्रश्न का काफी लंबा चौड़ा उत्तर है बच्चों। आप इसे ध्यानपूर्वक लिखें और अच्छे से याद भी करें, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो व्यवस्थाओं के बारे में लिखना था। यहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्था, नंबर 1 महलवारी व्यवस्था और नंबर 2 अस्थाई बंदोबस्त। तो यहाँ पर महलवारी के बारे में लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं अलग अलग पॉइंटों में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस प्रकार थी, उसके अलग पॉइंट आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। तो क्या समस्याएं थी बच्चों, नंबर 1 यहाँ पर लिख सकते हैं आप, पहले सबसे पहले लिखेंगे आप उत्तर में लिखेंगे मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा समस्याएं, और नंबर 1 लिखेंगे जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया, किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे तथा गांव छोड़कर भाग रहे थे। दूसरा लिखेंगे आप, मुनरो व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है मुनरो व्यवस्था के जो समस्या थी उसके कारण। और इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर छठा प्रश्न है बच्चों, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। तो क्या लिखेंगे उत्तर, रैयतों का नील की खेती से कतराने का कारण आप लिखेंगे। और नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पर जो है ध्यान दें आप, नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे आप, किसानों को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, परंतु फसल कटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी न खत्म होने वाले कर्ज के चक्कर में फंसे रह जाते थे। तो इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर। और दूसरा पॉइंट है बच्चों, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों पर नील की खेती करें, लेकिन किसानों, आगे नंबर तीसरा लिखेंगे, किसान को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत और समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपनी फसलों के लिए समय नहीं दे पाता था। समझ गए ना आप बच्चों। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, जो कि नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं इसका कारण। अगला है बच्चों 7वां प्रश्न, और इसमें पूछा गया है किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। उत्तर लिखेंगे, बंगाल में नील के उत्पादन के धराशायी होने की परिस्थितियां। और क्या परिस्थितियां थी बच्चों, नंबर 1 लिखेंगे आप, मार्च 1859 यानी कि 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। दूसरा पॉइंट है, रैयतों ने निर्णय लिया कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और न ही बागान मालिकों की लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद साथ साथ लिखेंगे आप तीसरा पॉइंट, कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रण करने की कोशिश को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। अगला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं आप। चौथा, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी बागान मालिकों को जोर जबरदस्ती करने का दोषी माना और आयोग ने किसानों को सलाह दी वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें और आगे से चाहें तो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। इसके बाद साथ साथ आप लिखेंगे, इस प्रकार बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसी प्रकार से बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, आइए करके देखें। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये है आइए करके देखें। और इसमें 8वां प्रश्न है बच्चों, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करो। उत्तर लिखेंगे आप, अफ्रीका से वापसी के बाद गांधी जी चंपारण के नील उत्पादक किसानों के बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचे। और यहाँ पर पॉइंट बना के लिखेंगे आप, नंबर 1, गांधी जी नील उत्पादक किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया। गांधी जी ने ना अपना समर्थन दिया। नंबर 2, गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया, जो कि नील उत्पादक किसानों के समर्थन में बागान मालिकों के विरुद्ध था।
और नंबर तीसरा, सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। चौथा पॉइंट लिखेंगे, अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई तथा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। समझ गए ना बच्चों आप? इस प्रकार से लिखेंगे आप इस 8वें प्रश्न का उत्तर। यह है आपका 8वां प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दें, यह है आपका 9वां प्रश्न। भारत के शुरुआती चाय या कॉफी बागानों का इतिहास देखें। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूरों और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानताएं और क्या फर्क थे। तो उत्तर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप, चाय या कॉफी बागानों तथा नील बागानों के मजदूरों के जीवन में समानताएं व अंतर। तो क्या समानताएं थी और क्या अंतर थे, इस प्रकार से आप पॉइंट बना के लिखें। नंबर 1, चाय बागानों में मजदूरों को अनुबंध के आधार पर रखा जाता था, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं था। दूसरा अंतर था बच्चों, चाय या कॉफी बागानों में पूरे वर्ष काम होता था, जबकि नील बागानों में फसल कटाई या बुआई के समय अधिक काम होता था। नंबर तीसरा, चाय या कॉफी बागानों से मजदूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों से बाहर नहीं जा सकते थे, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं होता था। तो बच्चों, इसके साथ ही आप ध्यान दें, ये 9 प्रश्न हैं आपके इस पाठ में। आप इन्हें जो अच्छे से याद करें, अपनी पाठ्य पुस्तक से आप इस पाठ को पढ़ें ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ आ जाए। तो इसी प्रकार कक्षा 8 हमारे अतीत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार।